नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ुल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम न्यूजीलैंड की डेयरी फार्मिंग के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड में डेयरी फार्मिंग का आरंभ यूरोपियों के द्वारा एक बहुत ही छोटे पैमाने पर किया गया था, परंतु वर्तमान में यह न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था का आधार बन गया है। आज यह दुनिया के अग्रणी डेयरी उत्पादक देशों में से एक है। यहाँ के चारागाह और घास क्षेत्र प्राकृतिक नहीं होकर विकसित किए गए हैं। यहाँ 1 एकड़ भूमि के क्षेत्र में एक गाय का औसत बैठता है। यहाँ के चारागाह विश्व के सर्वाधिक समृद्ध, यंत्रीकृत और आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। अब एक नज़र न्यूजीलैंड में डेयरी उद्योग के इतिहास पर। लगभग 1814 के आसपास एक मिशनरी सैमुअल मार्सडेन ने न्यू साउथ वेल्स, जो कि ब्रिटेन में है, वहाँ से यहाँ आकर द्वीपों की खाड़ी में पहली शॉर्थन डेयरी की शुरुआत की। 1840 से कुछ शॉर्थन डेयरी मवेशियों के साथ फार्म स्थापित किए गए। नगरीय क्षेत्र के आसपास भी डेयरी फार्म समूह लगाए गए। 1814 में जो डेयरी स्थापित हुई थी, उसके लिए गायें यूरोपीय लोग अपने साथ खुद लेकर आए थे। 1871 में गोटेगांव प्रायद्वीप पर पहली सहकारी डेयरी स्थापित की गई, जो 1930 आते आते लगभग 500 हो गई। बाद में यह परिवहन सुविधाओं में सुधार और ऊर्जा प्रणाली के एकीकरण से आपस में विलय कर दी गई। 1990 के अंत तक न्यूजीलैंड में कुल 4 सहकारी डेयरी समितियां थीं, जिनमें वाईकाटो आधारित न्यूजीलैंड डेयरी ग्रुप, तारानाकी आधारित कीवी सहकारिता डेयरी, हाकिताका आधारित वेस्टलैंड मिल्क प्रोडक्ट और तोआ आधारित सहकारी डेयरी। डेयरी फार्मिंग के विकास के कारक। यूरोपियन लोग न्यूजीलैंड में अपने साथ गाय लेकर आए थे। आज उत्तम कोटि की नस्लें, जिसमें जर्सी मुख्य है, न्यूजीलैंड में पाली जाती है। डेयरी उद्योग का विकास उत्तरी द्वीप में अधिक हुआ है, क्योंकि यहाँ गायों की संख्या अधिक है। मैदानी भागों की गाय अधिक दूध देने वाली होती है और 184 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों में डेयरी व्यवसाय के लिए ये उपयुक्त नहीं माने जाते। न्यूजीलैंड में इस उद्योग के विकास के मुख्य कारक रहे हैं। इनमें सबसे पहला है शीतोष्ण जलवायु। डेयरी उद्योग के विकास के लिए शीतोष्ण जलवायु अधिक अनुकूल रहती है, क्योंकि इस जलवायु में घास आदि आसानी से उग जाती हैं। उत्तरी द्वीप के सभी चारागाह यहाँ कृत्रिम हैं। इस क्षेत्र में पहले वन थे, जिसमें फर्न और झाड़ियाँ थीं। इन्हें साफ करके आरंभ के दिनों में बसने वाले यूरोपीय लोगों ने अथक प्रयासों के द्वारा यहाँ राई घास को उगाया। दक्षिणी अमेरिका से मंगाकर पास पालुम घास इस देश में लगाई गई। इस घास की यह विशेषता है कि यह ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक तीव्रता से बढ़ती है और काफ़ी मात्रा में चारा उपलब्ध करा लेती है। यह चारा डेयरी उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करता है। दूसरा मुख्य कारण है परिवहन के साधन। डेयरी व्यवसाय के लिए तीव्रगामी यातायात साधनों का होना बहुत आवश्यक है। फैक्ट्रियों से पनीर बनाने के लिए, दूध भेजना के लिए इस प्रकार के साधन होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि दूध शीघ्र से शीघ्र फैक्ट्रियों में पहुंच सके। इसी कारण पनीर बनाने वाली फैक्ट्रियां निकट ही स्थापित की गई। मक्खन बनाने के लिए क्रीम बनाना पड़ता है, जो न्यूजीलैंड का प्रत्येक कृषक स्वयं ही बना लेता है। इसी कारण न्यूजीलैंड में मक्खन बनाने की फैक्ट्रियां अधिक दूरी पर स्थित हैं। तीसरा मुख्य कारक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार। एक और अमेरिका तथा यूरोप के घने बसे देश और औद्योगिक प्रदेशों में मांस, ऊन, दूध की मांग है, तो न्यूजीलैंड के दूसरी ओर निकटवर्ती ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है,
जहाँ खाद्यान्नों की कोई परेशानी नहीं है, इसलिए न्यूजीलैंड में ज़्यादा भूमि में घास लगाकर डेयरी उद्योग को विकसित किया गया है, क्योंकि यहाँ के डेयरी उद्योग की मांग अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सभी देशों में बहुत अधिक है। चौथा जो मुख्य कारक है वह है यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव। एक ओर तो भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल है, तो दूसरी ओर न्यूजीलैंड में अधिकांशतः ब्रिटेन के उन हिस्सों से आए हुए लोग बसे हुए हैं जो परंपरागत रूप से भेड़ पालन और गाय पालन किया करते थे। इसलिए उन लोगों को इस देश में यह व्यवसाय प्रचलित करने, विकसित करने और इसका विकास करने में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। पांचवा जो मुख्य कारण है वह है औद्योगिक विकास की संभावना नगण्य होना। न्यूजीलैंड में शक्ति के साधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल, विभिन्न प्रकार के खनिज आदि का भारी अभाव है, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार का कोई औद्योगिक विकास हो इसकी संभावना बहुत ही कम है। ऐसे में यहाँ डेयरी उद्योग को विकसित करने और पनपाने की अपार संभावनाएं नजर आती हैं। छठा है सहकारी संगठनों की भागीदारी। मानवीय स्तर पर न्यूजीलैंड में इस व्यवसाय की सफलता का राज इसकी सहकारिता और इसके संगठन में ही निहित है। सभी अपने अपने अलग बोर्ड जो कि न केवल उत्पाद क्षेत्रों से माल लेकर देशी विदेशी केंद्रों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, वरन इनकी क्वालिटी और कीमत पर भी नियंत्रण रखते हैं। यही कारण है कि विश्व के बाजार में न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं। सातवां जो मुख्य कारक है वह है सहकारी प्रोत्साहन नीति। सरकार का व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक सहयोग रहा है। इसके लिए डेयरी बोर्ड अधिनियम 1952 लागू किया गया, जिसके अनुसार यहाँ एक डेयरी बोर्ड की स्थापना की गई। ये डेयरी बोर्ड पशुओं के स्वास्थ्य, उनमें नस्ल सुधार, उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना, उत्पादन की गुणवत्ता को बनाए रखना आदि के विशेष कार्य करता है। इसी के साथ यहाँ ऊन बोर्ड और मांस उत्पादन बोर्ड की भी स्थापना की गई है। इन बोर्डों में व्यवसाय के प्रतिनिधि सदस्य के अलावा सरकारी प्रतिनिधि भी होते हैं। सरकार इन बोर्डों को आर्थिक सहायता भी देती है। पशुओं की देखभाल के लिए वेटरनिटी सेवा काउंसलिंग भी स्थापित किए गए हैं। भेड़ क्षेत्रों और दूध के प्रदेशों में अनेक शोध केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। व्यवसाय के सभी केंद्रों तक विद्युत, सड़क, जल आदि सभी सुविधाएं पहुंचाने का काम सरकारी खर्चों पर ही किया जाता है। आठवां जो मुख्य कारक है वह है कृषि विकास की कमी। खाद्यान्न और अन्य प्रकार की कृषि उपज के लिए न्यूजीलैंड में उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही कम हैं। मैदान के नाम पर केवल कैंटबरी और वेलिंगटन के आसपास का क्षेत्र ही है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड में निकटवर्ती के जस्ट पास में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जहां कृषि उपज अधिक होती है और जनसंख्या कम है। ऐसे में न्यूजीलैंड वहां से खाद्यान्न आयात कर लेता है और अपने यहाँ की भूमि पर चारागाह विकसित करके डेयरी फार्मिंग का विकास किए हुए है। नौवां है चारागाह सुविधा। न्यूजीलैंड में कुछ स्थानों को छोड़कर बाकी पूरे देश में वर्ष भर खुले चारागाह पाए जाते हैं। यहाँ की घास समृद्ध है और हिमांक से ऊंचे तापक्रम इसके लिए उपयुक्त रहते हैं, जिसमें पशुओं को चराया जाना आराम से हो जाता है। जिन हिस्सों में कुछ दिनों के लिए घास नहीं होती है, वहाँ घास की पूर्ति साइलोज से पूरी कर ली जाती है। 10वां है उपयुक्त क्षेत्र। दक्षिणी आल्प्स के धुर दक्षिण पश्चिमी ढाल प्रदेश और मध्यवर्ती ऊंची चोटियों को छोड़कर न्यूजीलैंड का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहां भेड़ पाली न जा सकती हो। 11वां है सतत जलापूर्ति। छोटी छोटी असंख्य जलधाराएं न्यूजीलैंड में हैं, जिनसे न केवल पशुओं को पीने के लिए जल मिलता है, बल्कि ऊन धोने और अन्य कार्यों के लिए भी पर्याप्त जल मिल जाता है। साथ ही साथ इन धाराओं पर जल विद्युत की शक्ति के केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जिनके
द्वारा सारे फार्मों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और यंत्रीकरण भी संभव हो पाया है। 12वां है आधुनिक उपकरण और तकनीक का प्रयोग। न्यूजीलैंड के डेयरी उत्पादों की पश्चिमी यूरोप में बहुत अधिक मांग है। यहाँ प्रशीतलन की वृहद स्तर पर व्यवस्था की गई है। आधुनिक तकनीक और नवीन अनुसंधानों के साथ ही डेयरी विकास निरंतर विकास के पथ पर अग्रसित है। उच्च गुणवत्तायुक्त डेयरी उत्पाद विदेशों में निर्यात कर दिए जाते हैं। अंतिम, मानवीय श्रम की उपलब्धता। न्यूजीलैंड में वर्ष 2017 में 47,05,818 व्यक्ति निवास करते हैं। इनमें से अधिकांश लोग पशुपालन, फार्म, दुग्ध फार्मिंग, पशुचारण, डेयरी उत्पादों को तैयार करने और बाजार में पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। यहाँ का कृषि विभाग उन्नत घासें, पशुओं की नस्लें, पशुओं को रोग से बचाने आदि के लिए अनेक अनुसंधानशालाएं भी खोले हुए हैं। में डेयरी फार्मिंग के प्रमुख क्षेत्र। न्यूजीलैंड के अधिकांश डेयरी प्रदेश उत्तरी द्वीप में स्थित हैं, जो टापू पठार के सीमांत क्षेत्र में, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में स्थित मैदानी भागों में विकसित किए गए हैं। जलवायु और भौगोलिक आधार पर उत्तरी द्वीप के डेयरी प्रदेशों को निम्न भागों में बांटा गया है। ऑकलैंड का लैंड डिस्ट्रिक्ट, वांगानुई तारानाकी प्रदेश और वेलिंगटन का मैदान। सबसे पहले हम आते हैं लैंड डिस्ट्रिक्ट या ऑकलैंड के प्रदेश पर। ऑकलैंड के लैंड डिस्ट्रिक्ट के निचले भागों को न्यूजीलैंड में दूध व्यवसाय का हृदय स्थल हार्टलैंड मानते हैं। इस भाग में न्यूजीलैंड के सबसे घने और समृद्ध चारागाह है। यहाँ देश के लगभग 1/3 पशु पाले जाते हैं। यहाँ की मिट्टी में अवश्य फास्फोरस की कमी पाई जाती है, परंतु इसे फॉस्फेट के उर्वरकों के द्वारा दूर कर लिया गया है। न्यूजीलैंड में खादों का भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ऑकलैंड प्रायद्वीप के लैंड डिस्ट्रिक्ट में डेयरी उद्योग विकसित है, जो न्यूजीलैंड का सबसे अग्रणी क्षेत्र माना जाता है। यह सघन ग्रामीण जनसंख्या से युक्त है। यहाँ के कृषि संपन्न क्षेत्रों में बड़ी बड़ी पनीर और मक्खन की फैक्ट्रियाँ स्थापित है। यहाँ रेल, सड़क यातायात विकसित है और सभी क्षेत्रों में रेल और सड़क मिलते हैं। इस क्षेत्र में देश का लगभग 33% पशु है। यहाँ अधिक आर्द्रता पाई जाती है, धूप की भी अधिकता रहती है, शीत ऋतु कुछ गर्म होती है और कभी कभी तेज मूसलाधार वर्षा भी होती है। ये सभी दशाएं डेयरी उद्योग के लिए बहुत उत्तम मानी जाती हैं। संरचनात्मक दृष्टि से यदि हम देखें तो ऑकलैंड विविधता वाला प्रदेश है। यहाँ अनेक काल की चट्टानें, ज्वालामुखी लावा से निर्मित ब्लॉक्स भी मिलते हैं। कोरोमंडल प्रायद्वीप की ऊंची भागों में ब्लॉक के कारण, न कि ज्वालामुखी चट्टानों के कारण यह द्वीप बना हुआ है। इस प्रायद्वीप के पश्चिम में हराकी का मैदान एक धंसा हुआ भाग है। इसका उत्तरी भाग समुद्र में धंस गया है, जिसे थेम्स ऑफ फर्थ भी कहा जाता है। डेयरी पशुओं को सर्वाधिक घनत्व इसी क्षेत्र में है। इसके उत्तर और दक्षिणी भागों में पशुओं की संख्या बहुत अधिक है। ऑकलैंड सिटी से ही सभी डेयरी उत्पाद निर्यात कर लिए जाते हैं। वांगानुई तारानाकी का प्रदेश। उत्तरी द्वीप के पश्चिम में एगमोंट ज्वालामुखी पर्वत के चारों ओर विस्तृत यह संभाग का दूसरा दुग्ध व्यवसायी प्रदेश माना जाता है। यह प्रदेश लावा के जमावों से संबंधित मिट्टी से बना हुआ है। यहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। धूपिले घंटे बहुत अधिक होते हैं। इन परिस्थितियों से प्रोत्साहित होकर एगमोंट माउंट के चारों ओर डेयरी फार्म्स विकसित किए गए हैं। इन पर्वतों के निचले ढाल उत्तम चारागाह होते हैं और देश का उत्तम डेयरी क्षेत्र बनाते हैं। इस मैदान के पूर्वी भाग में दुधारू पशुओं की संख्या पाई जाती है, परंतु इनके उत्तरी तटवर्ती भाग में ये संख्या अधिक होती है।
कुक संधि के तटवर्ती भाग में वेलिंगटन तक असंख्य दुधारू पशु हैं। जलवायु की दृष्टि से यह न्यूजीलैंड का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस भाग में सड़क यातायात का पर्याप्त विकास है, जिससे पनीर उद्योग को विकसित होने में बहुत अधिक सहायता मिली है। इसी क्षेत्र में न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी पनीर बनाने वाली फैक्ट्री बेल ब्लॉक फैक्ट्री स्थापित की गई है। मुख्य प्रदेश है वह है वेलिंगटन का मैदान। उत्तरी द्वीप के दक्षिण और देश की राजधानी के पृष्ठ प्रदेश में स्थित है। यहाँ कृषि के विविध रूप हैं। कैंटरबरी के बाद यह न्यूजीलैंड का एकमात्र बड़ा मैदानी क्षेत्र है, इसलिए जलवायु दशा उपयुक्त होते हुए भी यहाँ दूध व्यवसाय सीमित स्तर पर विस्तृत है। यहाँ समतल भागों में कृषि फसलें, बाढ़ग्रस्त तटवर्ती पट्टी में चारागाह और चारे की फसल और दूध व्यवसाय तथा पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ पालन अधिक किया जाता है। भूमि के अभाव में यहाँ मक्खन, पनीर और अन्य उत्पादनों की फैक्ट्रियाँ कम ही हैं। वैसे भी वेलिंगटन तथा फील्डिंग जैसे नगरों की निकटता के फलस्वरूप यहाँ दूध की खपत बहुत अधिक होती है। दक्षिणी द्वीप पर डेयरी उद्योग अपेक्षाकृत कम विकसित है। ये इसके पूर्वी तट पर कैंटरबरी हिल्स, कैंटरबरी मैदान और ओटागो के पठार पर ही विकसित है, क्योंकि यहाँ पे भी शीतोष्ण प्रकार की ही जलवायु है। परिवहन के उत्तम साधन यहाँ विकसित है। सड़क और रेल मार्ग से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ भी सरकारी प्रोत्साहन नीतियाँ हैं। उत्तम चारागाह मिलते हैं। न्यूजीलैंड में डेयरी फार्मिंग यद्यपि वृहद पैमाने पर विकसित है, परंतु वर्तमान में इसे कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जो इस प्रकार से है। यहाँ पशुओं में लगने वाली बीमारियों में बोवाइन तपेदिक प्रमुख है। इससे न केवल पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है, बल्कि दूध, मांस, ऊन आदि की प्राप्ति में भी कमी हो जाती है। इस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाना न्यूजीलैंड की एक प्रमुख समस्या बन गया है। दूसरा है डेयरी अपशिष्ट का निस्तारण। डेयरी फार्मिंग से निकलने वाले अपशिष्टों से पर्यावरण, विशेषकर जल प्रदूषण की समस्या बहुत अधिक उत्पन्न हो गई है। मछलियों के पालन और जीवों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ने लगा है और इसे उजागर करने के लिए गंदा डेयरी अभियान भी शुरू किया गया है। इसी के तहत वर्ष में 3 बार डेयरी फार्मों का मूल्यांकन, अवलोकन आदि करके प्रदूषित जल की गुणवत्ता को सुधारने हेतु पाबंद भी किया जा रहा है। तीसरा है मूल्य निर्धारण। दूध का मूल्य निर्धारण करना सबसे बड़ी समस्या है। 2011 में दूध के खुदरा मूल्य पर विवाद हुआ, जिसके लिए सरकार का मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति का गठन कर इस समस्या को बहुत हद तक समाधान करने का प्रयास भी किया गया है। चौथा है चारागाह भूमि पर घास की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में ही कमी होती जा रही है। पांचवा, बढ़ती जनसंख्या और नगरीकरण के कारण चारागाह क्षेत्र निरंतर कम होते जा रहे हैं। छठा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में न्यूजीलैंड के डेयरी उत्पादों को स्कैंडिनेवियाई देश, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क मुख्य हैं, इनसे ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के डेयरी फार्मों से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। और अंतिम 7वां है कि बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण हुआ, जैव विविधता का ह्रास, हिम क्षेत्रों का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र जल स्तर का ऊपर उठना आदि जितनी भी विश्व स्तर की पर्यावरणीय समस्याएं हैं, इनका भी सीधा प्रभाव न्यूजीलैंड की डेयरी उद्योगों पर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ चारागाह को विकसित करने में दुविधा हो रही है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से चारागाह क्षेत्र समुद्र में डूब रहे हैं, वहाँ पे जल का पानी आ रहा है आदि तरह की समस्याएं से न्यूजीलैंड को दो चार होना पड़ रहा है। तो ये था न्यूजीलैंड का डेयरी उद्योग। संबंधित नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर